इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट। जब आपका एक एलसीआर सर्किट जुड़ा हुआ होता है उस केस में पावर कितनी होती है, ठीक है, ये अभी हमें फिलहाल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो आपका सर्किट तो ये बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पावर होती क्या है। पावर को डिफाइन करें, व्हाट इज पावर, क्या होती है पावर। पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो एक साइकिल में देखो ये जो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इस एक साइकिल में एक तो मेरे पास ईएमएफ का कर्व है और हो सकता है π/2 वाले फेज डिफरेंस वाला एक मेरे पास करंट का कर्व है। ठीक है, जब एक साइकिल पूरी होती है मतलब कि टी टाइम के अंदर आपकी कितनी पावर जनरेट होती है ये मुझे फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज पावर, कि कंप्लीट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें क्या निकालनी है एक्चुअली पावर। हमारा जो फॉर्मूला यहां पे पावर का हो जाएगा, इट इज टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, मैंने यहां पे इस केस में टोटल वर्क डन की बात इसलिए करी है क्योंकि हमारा इस केस में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पीरियड पे क्या चीज बदलती है, टाइम तो बदलता है, उसका ईएमएफ भी बदलता है, करंट भी बदलता है क्योंकि वो वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वर्क डन लेना है, अगर हम वर्क डन की बात करेंगे, अगर मुझे, क्योंकि मुझे तो वर्क डन भी नहीं पता ना कि वर्क डन क्या होता है, तो पावर के लिए सबसे पहले मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा ना, वो मैं करूंगा एक साइकिल के लिए। एक साइकिल में मेरी जो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल में कितना काम हो पाता है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, और उसको करने के लिए मैं यहां पे एक छोटा सा टाइम का एलिमेंट स्मॉल dt एज्यूम कर लूंगा। मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको मैंने कह दिया dt। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। अब व्हाट इज अवर वर्क डन, वर्क डन बताइए क्या होती है क्यू ई, नहीं क्यू वी वर्क डन नहीं होता बेटा। चार्जेस के केस में वर्क डन क्या होता है, क्या वो अपॉन वी। ठीक है, वो वाला ही, वही वाला वर्क डन चाहिए मुझे। चार्जेस के केस में जो मेरे पास वर्क डन होता है, एक मिनट रुकिए, एक चार्ज को इंफिनिटी से उठाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ता है, याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो इसको हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ये चीज हम अपने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहां पे v का काम कौन कर रहा है, यहां पे v का काम कर रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा q इंटू ई। ई कौन है इसमें, हमारा ईएमएफ। q का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास i इंटू टी इंटू ई। तो हमें एक साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है और हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पहले निकालेंगे और फिर इस कंप्लीट साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो व्हाट इज आवर वर्क डन इन वन साइकिल, तो उसके लिए हम करेंगे dw इज इक्वल टू, वर्क डन तो मेरा ये है i इंटू ई इंटू डी टी। फिर क्या करेंगे इसके बाद, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वी गेट, क्या मिला हमें, ये तो हो जाएगा हमारे पास वर्क डन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आई होता है, पहले ई लिखता हूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या होता है, एक एलसीआर सर्किट में आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, प्लस माइनस मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इससे मेरी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, तो मैं इसका केवल प्लस वाला हिस्सा लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसकी जगह आया, E की जगह, I की जगह कौन आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। तो ये जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो किसके लिए होगी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। तो ये मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, और जब इस टोटल वर्क डन की एक साइकिल की वैल्यू आ जाएगी उसको मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो वो चीज मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी पावर। और यहाँ पे जो बेटा हम पावर कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल पावर कैलकुलेट ना करके हम इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पावर का मतलब ये है
कि हमारे पास पावर क्या हो गई, पावर का जर्नल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया हमारा E इंटू आई। देखो पावर का जो जर्नल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और ये है मेरे पास ई आई टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी से टी चला जाएगा, तो पावर क्या होती है मेरे पास, पावर इज E इंटू आई। ई इंटू आई क्या कह रहा है कि जब हमारा एसी सर्किट होता है, एसी सर्किट के अंदर हमने जो इसको पावर दी, हमने इसको E इंटू आई पावर दी, बट क्या हमेशा ये पावर इतनी ही रहती है, नहीं, हमेशा ये पावर इतनी नहीं होती, क्योंकि हम यूज करते हैं एक एलसीआर सर्किट। उस एलसीआर सर्किट में हर पॉइंट पे ईएमएफ और करंट की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए हर एक टाइम पीरियड पे आपकी पावर भी बदलती रहेगी, कभी आपकी पावर ज्यादा होगी, कभी आपकी पावर कम होगी, तो इसलिए हम एक पावर ना कैलकुलेट करके उसकी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया था, करंट कैलकुलेट किया था, हमने ईएमएफ पीक कैलकुलेट नहीं किया था, करंट पीक कैलकुलेट नहीं किया था, हमने उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करी थी। इस हिसाब से हम पावर की भी यहां पे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपकी एवरेज पावर। तो हम जो पावर के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें हम एक्चुअली एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, और यहां से हम एक साइकिल का वर्क निकालने वाले हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक सबसे पहला फॉर्मूला आया साइन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जो कांस्टेंट टर्म है, हमें पता है ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ होता है, आई नॉट आपका मैक्सिमम करंट होता है, तो दोनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर कौन आ गया, ई नॉट आई नॉट, जीरो से लेके टी हमारे पास साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt। ये चीज बेटा मेरे पास आ गई। मुझे अभी इसके लिए इंटीग्रेशन करने में मुझे दिक्कत होगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फॉर्मूले को खोल लेता हूं। ये है साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पे खोल दिया। ओके, एक चीज मिस तो नहीं कर रहे, चलो आप भी बेटा साइड बाय साइड इसको करते रहो, ठीक है। जीरो से लेके टी ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ए नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट की जगह साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। जब इसको ऐसे लिख लिया तो इसके बाद एक स्टेप और मैं इसमें क्या डाल सकता हूं कि देखो अब ये ब्रैकेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगी, तो जो ये मेरा वर्क डन है इट बिकम्स ई नॉट आई नॉट जीरो से लेके टी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, और दोनों के साथ कौन जुड़ा हुआ है, dt, मतलब कि dt इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। यहां तक समझ में आई। अब इस स्टेप के बाद ऊपर देखिए, यहां से मेरे वर्क डन अभी इतना आया है। अब साइन स्क्वायर थीटा का भी बेटा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये याद हो तो जब हमने पीक करंट और आरएमएस करंट की फॉर्मूला किया था उसमें भी हमने ये फॉर्मूला लगाया था। तो अब इस वाली इक्वेशन में मेरा वर्क डन बेटा कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 5, ठीक है, इंटू कॉस 5। उसके बाद प्लस में एक फॉर्मूला यहां बन रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला और लिख देते हैं हम, कहीं कहां लिखे इस फॉर्मूले को, ये तो मुझे अभी यूज में चाहिए ये सारी चीजें, ये तो हिस्सा भी हमारा इस्तेमाल होगा, बट चलो फिर भी इसको लिखना तो पड़ेगा ही।
ये जो ट्राइंगल था ना, ये अभी लगाना था कहीं ना कहीं। इंपीडेंस तो लगेगा, इसमें भी लगेगा क्योंकि एलसीआर सर्किट कर रहे हैं। तो यही लिख देता हूं इसी के नीचे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा पार्टीशन हो गया। एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली जो मेरे पास ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और इस हिस्से को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। बट ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब मेरा जो वर्क डन है इसके बाद इतना हिस्सा तो बेटा मैंने यहां पे लगा दिया था, उसके बाद प्लस में ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, किसकी जगह, इसकी जगह, डिवाइडेड बाय 2 और इनटू क्या बचा मेरे पास, साइन 5, ठीक है। और ये सारा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, और ये है बेटा मेरे पास dt, ठीक है। अब dt मतलब कि जहां जहां dt जाएगा वो चीज उसके साथ इंटीग्रेट होती चली जाएगी। तो मेरे पास वर्क डन क्या बचा, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके t। अब इंटीग्रेशन के लिए मैं पहले ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, इस अच्छा देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो ये 2 मैंने दोनों से बाहर ले लिया कॉमन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा, उसको मैंने पहले ही बाहर ले लिया। अब इसको अगर मैं खोलूंगा ये बनेगा बेटा cos फाइव, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस cos 2 ओमेगा टी cos 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 dt। देख पा रहे हो क्या किया है मैंने, सबको अलग अलग किया है, इस वन को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और उसको सबको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब सबको मैं अलग अलग इंटीग्रेट करके दोबारा लिखने वाला हूं। कैसे इंटीग्रेट करके लिखूंगा ये देखना। अब बेटा वर्क डन मैं यहां से चला रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t, सबसे पहले हो जाएगा cos 5 dt, फिर माइनस दोबारा इंटीग्रेशन 0 से लेके t cos 2 ओमेगा t cos 5 dt, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t sin 2 ओमेगा t sin 5 dt। चेकआउट करो इसको एक बार। अब मेन काम केवल ये रह गया है कि इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको कर, अच्छा सबके बाहर ये है ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये इन सबके बाहर है, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही सबके बाहर से उठा लिया था ई नॉट आई नॉट, ये पूरे सिस्टम के बाहर है, ठीक है। पता चले कि केवल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब मेरे पास नेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल क्या आ रहा है, इट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 5, cos 5 क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, तो इस केस में वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, केवल dt का, तो ये हो जाएगा इस केस में इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 5 इंटू टी, dt का इंटीग्रेशन हो गया t और लोअर लिमिट अपर लिमिट लग जाएगी 0 से लेके t, इतने हिस्से का इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या बीच में साइन है, माइनस, अच्छा cos 5 क्या है, कांस्टेंट, अच्छा 5 कांस्टेंट क्यों है, 5 कांस्टेंट क्यों है, 5 कांस्टेंट इसलिए है जब हमने एलसीआर सर्किट किया था, ये मेरे पास आई नॉट इंपीडेंस की वैल्यू आई थी, ये मेरे पास ई नॉट ट्राइंगल बनाया था ना हमने आई नॉट और वी नॉट के साथ, ठीक है ना, ई नॉट के साथ और आई नॉट के साथ, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, ये वी आर थी और ये हिस्सा एक्सएल माइनस एक्ससी था, ठीक। तो ये एंगल क्या था, फाई, और ये फाई क्या होता है हमारा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इन केस ऑफ अ एलसीआर सर्किट। एक एलसीआर सर्किट में इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, तो इसलिए मैंने इसको बाहर कांस्टेंट उठा रखा है, ठीक है। अब ये वाला हिस्से में cos 5 कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इंटीग्रेट कौन होगा, cos 2 ओमेगा टी dt। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है केवल sin थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है, इनटू cos 5 तो कांस्टेंट था, और क्योंकि इसमें लिमिट्स लगी हुई है, लिमिट अगले स्टेप में लगाएंगे 0 से लेके t। हाँ बेटा cos 5 तो यहां भी है, यहां भी है, ठीक है,
बट कांस्टेंट है ना, फाई जिसके साथ है वो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेट नहीं होगा, इसलिए ये इंटीग्रेट नहीं हुआ, इंटीग्रेट मेरा केवल ये वाला फंक्शन हुआ है। ठीक है, प्लस में आ जाओ, 0 से लेके t, अच्छा इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, तो इसमें साइन फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई को ऐसे ही रख दिया बेटा। ठीक है, और इंटीग्रेट कौन होगा, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और इसमें जो लिमिट लग जाएगी क्या लग जाएगी फिर से 0 से लेके t। यहां तक समझ में आया। अब वर्क डन मेरा कितना आता जा रहा है, देखो अब हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं अपने वर्क डन के। वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, इस वाले केस में cos फाई 0 से लेके t, तो ये हो जाएगा cos फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos कैपिटल T। ये कैपिटल T क्या है, मेरी कंप्लीट साइकिल का टाइम टेकन है, ये यहां से लेके यहां तक एक साइकिल का जो टाइम है, दिस इज अवर कैपिटल T। ये जो मैंने डायग्राम मिटा दिया था, दिस इज dt, इसके मैंने छोटे छोटे हिस्से किए थे, सब जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एक साइकिल का टाइम, तो यहां पे मिल गया कैपिटल T माइनस ऑफ cos फाई। अच्छा अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, 2 ओमेगा तो इसका कांस्टेंट बाहर आ गया, तो साइन 2, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस t की वैल्यू क्या लगा रहा हूं, ये t लगा रहा हूं। अगर मैं साइन 2 ओमेगा t खोलूं, ये दिस इज साइन 2 ओमेगा t, ये तो लिखा है यहां पे। इस ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन t, और इस स्मॉल t की जगह मुझे क्या लगाना है, कैपिटल T। t से गया t, तो साइन 4 पाई क्या होता है बेटा, साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा अपर लिमिट पुट करा तो क्या आ गया 0, माइनस होता है लोअर लिमिट क्या है इसकी 0। तो अगर मैं इस t की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, वो भी होता है 0, साइन 0 भी होता है 0, तो 0 माइनस 0 इट रिमेन्स 0, मतलब कि इस टर्म में जब मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करी क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। आ जाओ अगले पे, इस हिस्से का खेल ये आ गया। अब आ जाओ इस पे, ये है बेटा मेरे पास साइन फाई, इस पे भी बेटा मुझे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगानी है, 2 ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, किस पे लगाएंगे हम लोअर लिमिट अपर लिमिट, cos 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t, और पहले अब लगाऊंगा अपर लिमिट। ठीक है, cos 2 ओमेगा t, t से गया t, तो क्या बच गया cos 4 पाई, cos 4 पाई क्या होता है 1, cos 4 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1, और माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट लगेगी t की वैल्यू क्या है 0, तो cos 0 क्या होता है 1, cos 0 भी तो बेटा 1 होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी आ जाएगी 1 माइनस 1 0। तो ये बेटा मेरे पास अभी वर्क डन का फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको ऐसे रहने देते हैं cos फाई इंटू टी, ये सारा हिस्सा क्या हो गया 0, 1 में से बन गया 0, तो ये भी क्या हो गया बेटा 0, तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, बड़ा रिलेशन वर्क डन मेरा ये बन गया, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई इंटू टोटल टाइम टेकन, ये मेरा क्या आया है बेटा वर्क डन। अब मुझे क्या निकालनी थी, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज माय एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज पावर इज इक्वल टू, दिस इज माय टोटल वर्क डन, इट इज ई नॉट आई नॉट कॉस फाई टी बाय 2, यही तो टोटल वर्क डन है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये से टी से टी कट गया, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, एवरेज पावर की जगह अगर मैं नॉर्मल पावर भी लिख दूं ना, उसका मतलब वही है, इट इज ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई, एंड दिस कॉस फाई इज नथिंग बट दिस कॉस फाई, ये कॉस फाई होता है आपका पावर फैक्टर, दिस कॉस फाई, ये यहां पे आपका ये एंगल फाई है। अगर मैं इसका कॉस फाई निकालूं, कॉस फाई क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस क्या है, ये है बेटा इसका बेस, और हाइपोटेनियस क्या है z, और ये z क्या होता है बेटा आपका r डिवाइडेड बाय अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो दिस इज अवर पावर फैक्टर कॉस फाई, ये आपका कॉस फाई है। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, इस पावर फैक्टर की वजह से, इस पावर फैक्टर की वजह से आपकी जो पावर सप्लाई आ रही है, मान लो कि अगर जैसे कि मेरा ये एसी चल रहा है, इस एसी को चलने के लिए मैं कुछ पावर को सप्लाई कर रहा हूं, बट वो पावर एक्चुअली में अपेरेंट पावर होती है। अपेरेंट पावर कि जो मुझे पता नहीं होता वो कितनी आ रही है। जितनी मेरी एसी ने पावर कंज्यूम करी, उसी पावर को मैं रियल पावर समझता हूं। तो इसलिए जो ये फॉर्मूला एवरेज पावर का आया है, इट इज नथिंग बट अवर रियल पावर। और जो रियल पावर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ई नॉट बाय इंटू आई नॉट, इस टू को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस फाई। ई नॉट बाय √2 क्या होता है बेटा, ई आर एम एस। ई नॉट बाय √2 इज इक्वल टू ई आर एम एस। तो मेरे पास रियल पावर आ जाएगी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये मेरे पास क्या है बेटा, रियल पावर। ये वो पावर है जो भी मेरा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करता है, दिस पावर इज अवर रियल पावर। और जो पावर हमें सप्लाई करी जाती है, उस पावर को हम कहते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर कितनी होती है कि जितनी दी जाती है, वो कितनी दी जाती है, वो दी जाती है बेटा आपकी मैक्सिमम, वो आपको दी जाती है मैक्सिमम। तो दैट इज ई नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज अवर रिलेशन बिटवीन रियल पावर एंड अपेरेंट पावर। रियल पावर और अपेरेंट पावर में क्या रिलेशन है, लिखिए। अब एसी सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपकी कितनी पावर मशीन को मिल रही है, या मशीन से जो आउटपुट आ रहा है वो पावर कितना है, वो ये पावर है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। या आप इसको ऐसे कह सकते हो ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। ये आपकी इसकी रियल पावर है। बट एक्चुअली में मशीन को कितनी पावर इनपुट दी जाती है, उस पावर को हम कहते हैं अपेरेंट पावर। और वो अपेरेंट पावर होती है ई नॉट इंटू आई नॉट। और ये पावर आपकी एक्चुअली में मैक्सिमम पावर ही होती है कि जितनी दी जाती है, बट इसको हम कैलकुलेट नहीं करते। तो हमारे पास रियल पावर और अपेरेंट पावर से एक रिलेशन सेटअप होता है कि रियल पावर इज इक्वल टू जो आपको पावर रियल मशीन करके दे रही है, दैट इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। और वो पावर फैक्टर होता है आपका कॉस फाई। ठीक है, तो आपकी जो आपकी पावर है, अगर मैं आपकी बेटा यहां देखो, अभी खत्म नहीं किया मैंने, जो आपकी रियल पावर है, रियल पावर मैक्सिमम कब होएगी, व्हेन योर रियल पावर विल बी मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये और ये तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैक्सिमम आपकी जो रियल पावर है वो जब होएगी जब कॉस फाई आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और कॉस फाई मैक्सिमम कब होता है, कॉस फाई आपका मैक्सिमम जब होता है जब इस फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। अब देखो कॉस फाई, यहां से देखो कॉस फाई मैक्सिमम जब होगा जब आपका जेड मिनिमम होगा। जेड मिनिमम कब होगा, इसको ध्यान से देखना, जेड विल बी मिनिमम ओनली व्हेन। इसका दूसरा केस भी समझना, ये तो हमने एंगल से समझ लिया, बट cos फाई उस वाले रिलेशन से जेड आपका मिनिमम जब होगा जब आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC के बराबर होगा। या आप कह सकते हो कुछ मिला के कि C की वैल्यू 1/ω²L होगा। मतलब कि अगर आपकी मोटर में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो उस कैपेसिटर की वैल्यू अगर आप इसके बराबर लिख दोगे तो उस केस में आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एंड व्हेन पावर फैक्टर बिकम मैक्सिमम तो आपकी पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस केस में पावर भी आपकी हो जाएगी मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, और एक्चुअल में इसको मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, आपके में पावर लॉसेस होते हैं, बट ये अगर आप जानना चाहो थियोरेटिकली दिस इज अवर मैक्सिमम पावर।
इसको देखो हम दो तीन तरीके से कह सकते हैं। मैक्सिमम पावर कब हुई? जब आपका जो फाई है फेज डिफरेंस जीरो हो गया। फेज डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब ये चीज है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। तो केवल कौन काम कर रहा है? केवल आर काम कर रहा है। और ये केवल आर इस फॉर्मूले में कब काम करेगा? जब एक्सएल एक्सी को काट देगा। उसके लिए वो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन हो जाएगी जो मैंने बताई, जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो कुल मिला के कहानी यही है। तो मैक्सिमम पावर जब आएगी जब आपका फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। करंट और ईएमएफ जब एक फेज में चलेंगे उस केस में आपको पावर मैक्सिमम मिलेगी। जैसे कि आप इमेजिन करके देखो कि करंट की वैल्यू किसी फेज पे, करंट की वैल्यू किसी फेज में 2 है और उसी फेज में ईएमएफ की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, मतलब कि उनमें फेज डिफरेंस है। हमने क्या चीज देखी थी कि करंट अगर जीरो है तो ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम। और अगर ईएमएफ जीरो है, करंट क्या है? मैक्सिमम। आप पावर के लिए फॉर्मूला निकाल के देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू आई। यही हमने देखा है। अगर कोई भी चीज जीरो हो जाएगी चाहे उस समय दूसरी मैक्सिमम हो, तो पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसलिए फेज डिफरेंस जब आपका ये वाला फेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा उस केस में आपका पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा और आपकी जो पावर की जो आउटपुट है, जो रियल पावर है, वो भी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कीजिए, लिखिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर is that omega is equal to 1 upon under root LC. This is the condition for maximum power. ये भी वैसे कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ठीक है, बट ये सारी अटेन कब होंगी? जब ओमेगा आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। आगे लिखिए। द पावर फैक्टर ऑफ अ मशीन is never equal to 1. The power factor of a machine is never equal to 1. It is always less than 1. Power factor is always less than 1. वही बात मैं यहां पे कह रहा था, बट ये हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कोई भी मशीन इतनी डेवलप कर सकती है, बट कभी भी मैक्सिमम पावर डेवलप नहीं होती। देयर आर ऑलवेज सम पावर लॉसेस। ठीक है, ये चीज लिख ली, वो इंपीडेंस वाली चीज लिख ली कि वो जेड मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। व्हाई इज इट नेसेसरी टू फिट अ कैपेसिटर इन अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? हम जनरली अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं बेटा? अरे नहीं, हम कैपेसिटर को इसलिए लगाते हैं, कैपेसिटर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो उससे हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पंखा है, अगर इस पंखे के अंदर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होगा तो चाहे मैं कितनी पीछे से पावर दे दूं, ये क्या जनरेट करेगा? क्या पंखा मेरा घूमेगा? पंखा कब घूमेगा? जब मेरा इसमें अच्छा कैपेसिटर लगा हुआ हो। अच्छा कैपेसिटर क्या काम करेगा? अच्छा कैपेसिटर इस चीज को फुलफिल करेगा। जब ये चीज फुलफिल हो जाएगी, उस चीज के फुलफिल होने से ये चीज मेरी रिड्यूस हो जाएगी और पावर फैक्टर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और जब पावर फैक्टर मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा पंखा मैक्सिमम पावर से चलने की कोशिश करेगा। तो जनरली एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो पावर है, अगर हम उसको 100% के हिसाब से देखें तो वो दे पाती है 60%, 70% दे पाती है। ठीक है, क्या लिखवा रहा था मैं? लिखिए, व्हाई इट इज नेसेसरी टू फिट अ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? बिकॉज इट हेल्प्स टू डिक्रीज द फाई। It helps to decrease the phi, that is phase difference. It helps to decrease the phi. ये जो phi है ना, ये इसको पहले इतना था, इसकी वजह से ये phi डिक्रीज हो गया। और अगर phi डिक्रीज हो गया तो इससे क्या हुआ है? phi कम होते होते कितना कम होना चाहिए? phi होते होते कम होते होते जीरो तक आना चाहिए। जीरो पे तो पावर मैक्सिमम हो जाती है,
तो इसलिए जैसे जैसे फाई रिड्यूस होगा द पावर आउटपुट इंक्रीजेस, द पावर आउटपुट इंक्रीजेस। अगली हेडिंग लिखिए व्हाट इज वॉटलेस करंट, व्हाट इज वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखो ये मेरे पास इसका इंपीडेंस ट्रायंगल है, ये है मेरे पास ई नॉट। अगर मैं इसको बेटा यहां पे दोबारा से ड्रॉ करूं, ये देखो इसको अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, ये आई नॉट, ये वी आर, ये है मेरे पास ई नॉट। अगर इसके बेटा मैं दो कंपोनेंट तोड़ लूं, इसके दो कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा विच इज ई नॉट साइन फाई, और एक इसके परपेंडिकुलर चला, ओ सॉरी ये फाई है ना, तो ये हो जाएगा ई नॉट कॉस फाई, और ये हो जाएगा ई नॉट साइन फाई। ठीक, तो अब देखो आपकी जो पावर है, पावर आपकी वही कंज्यूम होती है जो कि सेम फेज में होती है, पावर वही लेगा जो कि सेम फेज में होती है। तो अगर आप यहां से देखो पावर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई। ई कितना है, ई नॉट कॉस फाई इंटू आई नॉट, यही हमारे पास हमारी पावर होती है। और अब इसमें आ गई चीज, ये वाला फैक्टर, इस वाले फैक्टर का क्या हुआ, इस वाले फैक्टर को हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए इस वाले फैक्टर की वजह से जो करंट डेवलप होता है इसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। मतलब कि करंट किसकी वजह से कंज्यूम हुआ, इस वाले फैक्टर की वजह से, या मैं कहूं आपका करंट आया आई नॉट कॉस फाई की वजह से। करंट किसकी वजह से नहीं आया, साइन फाई की वजह से। तो जिसकी वजह से करंट आया वो होता है वाटफुल करंट, और जिसकी वजह से करंट नहीं आया जिस फैक्टर की वजह से, दैट इज वॉटलेस करंट। लिख लीजिए इसको, आई नॉट कॉस फाई is responsible for power, I naught cos phi is responsible for power, hence it is known as watt-full current, hence it is known as watt-full current, whereas I naught sin phi, whereas I naught sin phi is not responsible for power, is not responsible for power, hence it is called whattless current, hence it is called whattless current। देखिए अगली लाइन, in case of a pure inductive circuit, in case of a pure inductive circuit or a pure capacitive circuit, जब आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव होता है और प्योर कैपेसिटिव होता है तो उस केस में पावर कितनी होती है। जब आपका सर्किट के अंदर प्योर इंडक्टर होगा और प्योर कैपेसिटर होगा उस केस में पावर कितनी होती है। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, पावर का फॉर्मूला है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। लेट सपोज केस वन लेके चलो कि आपका जो सर्किट है प्योर इंडक्टिव है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, फेज डिफरेंस, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री लीड कर रहा होता है ना ईएमएफ, तो इसको हम क्या लिख देंगे cos 90। cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 होता है 0। तो पावर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितनी हो जाएगी, 0। लिख लीजिए, बिकॉज द फेज डिफरेंस इज 0 द रियल पावर इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। यही काम आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी होता है क्योंकि उसमें भी फेज डिफरेंस π/2 होता है, तो इसलिए उसमें भी पावर आपकी 0 हो जाती है, बिकॉज cos π/2 इज नथिंग बट 0। cos 90 कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। लिख लेते हैं, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें क्या हो रहा है आपका, फेज डिफरेंस कितना होता है आपका
पाई बाय 2 का एंड cos pi by 2 is equal to 0. Hence, real power which is IRMS ERMS into cos pi by 2 becomes 0.